नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं स्वाति रायना। रिजर्व बैंक ने बैंकों को चेतावनी दी है कि अगर वो सेवाएं नहीं सुधारते हैं तो बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी दूर नहीं है। रिजर्व बैंक के मुताबिक आधार और यूपीआई आने से अब ये मुश्किल नहीं रही और रिजर्व बैंक ने फोन बैंकिंग, पासबुक में सुधार, डिजिटल सिक्योरिटी पर भी फोकस बताया है। बैंकों के बढ़ते चार्जेस पर आरबीआई का कहना है कि इसकी सीमा तय नहीं है, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा होगा तो रिजर्व बैंक इस पर जरूर दखल देगा। वहीं फ्रॉड के मामलों में ग्राहकों की देनदारी सीमित करने पर रिजर्व बैंक जल्द अंतिम नियम लाएगा। रिजर्व बैंक ने बीते साल अगस्त में इसी मामले पर ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया था। गाइडलाइंस में यह तय होगा कि ग्राहक कितने समय में किसी मामले में शिकायत दर्ज करा देते हैं और उनकी देनदारी खत्म होगी या फिर सीमित हो जाएगी। बैंक अक्सर ग्राहकों की गलती न होने पर भी धोखाधड़ी के मामलों में पल्ला झाड़ लेते हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा कि वो नए गाइडलाइंस लागू होने से पहले अपना आईटी सिस्टम दुरुस्त कर लें। रिजर्व बैंक ने बैंकों को चेतावनी दी है कि अगर वो सेवाएं नहीं सुधारते तो बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी दूर नहीं है। यह भी आपको बताया कि बैंकों के बढ़ते चार्जेस पर आरबीआई का कहना है कि इसकी सीमा तय नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा हुआ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दखल जरूर देगा। बैंकों के ग्राहक जितने बढ़ रहे हैं, शिकायतें भी बढ़ रही हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंक अगर ग्राहकों को बेहतर सेवाएं नहीं देंगे तो बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी का दिन दूर नहीं है। यूपीआई प्लेटफॉर्म और आधार से जुड़े खातों में आसानी से पोर्टेबिलिटी मुमकिन होगी। ग्राहक बिना मुश्किल मौजूदा बैंक खातों को पसंद के बैंक में ट्रांसफर करा सकेंगे, जिसमें न ग्राहकों का बैंक अकाउंट नंबर बदलेगा और न ही सेवाएं। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एसएस मुंद्रा ने कहा है कि अब समय आ गया है कि बैंक अपनी सेवाएं बेहतर करे, क्योंकि नई तकनीक के बाद अब ग्राहक बंधे नहीं रहेंगे। You will have a silent customer which would simply move away without even talking to you. So both way, bank should prepare for that eventuality, and all the stakeholders should at least start thinking that how the account number portability can be made a reality in the Indian banking sector. रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी के लिए जिस बैंक में खाता ट्रांसफर किया जा रहा है और जिस बैंक में खाता ट्रांसफर हो रहा है, दोनों के पास ग्राहक की जानकारी होना जरूरी है। आधार और यूपीआई होने से ये आसान हो चुका है। अभी इंट्रा बैंक पोर्टेबिलिटी सुविधा है, यानी ग्राहकों का जिस बैंक में खाता है वो उसी बैंक के किसी दूसरी ब्रांच में अपना खाता शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को नया केवाईसी भी नहीं करना पड़ता, लेकिन पूरी तरह बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी की सुविधा अभी नहीं है। जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अभी लागू है, जिससे कंपनियों पर सेवाएं बेहतर करने का दबाव बना है। People have a right to choose a bank of their choice. They can shift from one bank to another bank without losing the account number, because sometimes account numbers are sacrosanct. They have given those account numbers at various places. So they are interested that their account, they need not write back to all the people to change the account number where the money is to come. रिजर्व बैंक ने बैंकों से दूसरी और सेवाओं को भी बेहतर बनाने के लिए कहा है, जैसे फोन बैंकिंग सेवाओं को भी दुरुस्त करने को कहा है, ताकि ग्राहकों को आईवीआरएस पर लंबा इंतजार न करना पड़े। रिजर्व बैंक ने सेवाओं के मामले में बैंकों से सीनियर सिटीजन्स पर ज्यादा ध्यान देने को कहा है। बैंक चार्जेस पर रिजर्व बैंक का कहना है कि रिजर्व बैंक बैंकों की सर्विसेज की फीस पर दखल नहीं देता, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें दखल दिया जाएगा। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। रिजर्व बैंक में आज बड़े एनपीएस को लेकर बैठक हो रही है। रिजर्व बैंक की ओर से 2 डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य और एनएस विश्वनाथन हिस्सा ले रहे हैं, जबकि बड़े बैंकों में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के टॉप अधिकारी शामिल हैं। बैठक में बड़े एनपीए खातों के अलावा उन प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा है जो कि 70 से 80% पूरे हो गए हैं। हम आपको बताएं कि ये जो बैठक है बस अब खत्म हो चुकी है। साथ ही बैंकों के बढ़ते बैड लोन्स पर सबसे बड़ी खबर, सरकार और आरबीआई ने कॉर्पोरेट्स के तेजी से बढ़ते एनपीएस पर एक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। सरकार और आरबीआई ने ऐसे करीब 50 स्ट्रेस्ड अकाउंट्स चिन्हित किए हैं जिन पर एक्शन हो सकता है, और इस लिस्ट में भूषण स्टील, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, जेपी ग्रुप, एसआर लिमिटेड, जिंदल ग्रुप और मोनेट इस्पात जैसी कंपनियां शामिल हैं, जिन पर करीब 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का लोन बकाया है। और इन कंपनियों में से कुछ नाम प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ भी शेयर किए गए हैं। एनपीए अध्यादेश लागू होने के बाद आरबीआई एक्शन में आ गया है। सरकार और आरबीआई की नजर
करीब 5 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन्स पर टिक गई है। ये उन कॉर्पोरेट्स के लोन हैं जो या तो एनपीए हो चुके हैं या जिन्हें रिस्ट्रक्चर किया गया है। सरकार और आरबीआई ने ऐसे करीब 50 स्ट्रेस्ड अकाउंट चिन्हित किए हैं जिन पर एक्शन की तैयारी हो रही है। इस लिस्ट में देश की कई बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। बैंकों द्वारा सरकार को दिए गए डेटा के मुताबिक दिसंबर 2016 तक भूषण स्टील पर 90,000 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज पर 58,000 करोड़ और जेपी ग्रुप पर 55,000 करोड़ रुपए बकाया है। एसआर लिमिटेड पर 50,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जबकि जिंदल ग्रुप पर 38,000 करोड़ रुपए और आलोक इंडस्ट्रीज पर 25,000 करोड़ रुपए बकाया है। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। लेंसो पर 19,000 करोड़ तो एबीजी शिपयार्ड पर 15,000 करोड़ रुपए बकाया है और पुंज एलॉयड पर 14,000 करोड़ का बकाया है। इलेक्ट्रो स्टील स्टील्स पर 14,000 करोड़, एबन होल्डिंग्स पर 13,000 करोड़ और मोनेट इस्पात पर 12,000 करोड़ रुपए बकाया है। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने बैंकों से लोन तो ले लिया, लेकिन अब इनसे लोन चुकाया नहीं जा रहा। इन 50 कंपनियों के कुल लोन की रकम 4 से 5 लाख करोड़ रुपए के बीच है। ये सरकारी बैंकों के 80 से 85% बैड लोन का हिस्सा है। इन कंपनियों में से कुछ नाम प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ शेयर किए गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी कह चुके हैं कि बैड लोन की दिक्कत कुछ ही अकाउंट्स तक सीमित है। The magnitude is that essentially it is about 20 to 30 big accounts. It's not something, a problem spread over hundreds of thousands of accounts. And therefore, if the banking system is to resolve this 20 to 30, which is not an impossibility, and therefore we've tried various measures. सरकार ने एनपीएस से निपटने के लिए हाल ही में एनपीए अध्यादेश लागू किया है, जिससे आरबीआई को ज्यादा अधिकार मिल गए हैं। आपको बता दें कि सरकारी बैंकों में अप्रैल 2016 में बैड लोन की संख्या करीब 5 लाख करोड़ रुपए थी, जो दिसंबर 2016 में बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए हो गए। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ कॉर्पोरेट्स के बैड लोन की वजह से बैंकों के एनपीए कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर इन 50 कंपनियों से लोन की रिकवरी हो जाए तो सरकारी बैंकों में 4 से 5 लाख करोड़ रुपए वापस आ सकते हैं, जिसका फायदा ग्राहकों को सस्ती ब्याज दरों के रूप में मिल सकता है। इनमें से कुछ लोन्स को स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी में रखा गया है, यानी ऐसी कंपनियों ने 90 दिन तक ब्याज की पेमेंट नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी जेएसपीएल के प्रवक्ता ने कहा है कि 2016-17 की चौथी तिमाही में जेएसपीएल का कंसोलिडेटेड कर्ज 45,490 करोड़ रुपए था। इसमें जिंदल पावर लिमिटेड और जेएसपीएल की विदेशी सब्सिडियरीज का कर्ज शामिल है, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में कंपनी का कंसोलिडेटेड कर्ज 1,200 करोड़ रुपए कम हुआ है। आने वाले दिनों में आपको अपने मोबाइल बिल के लिए कंपनियों के साथ माथापच्ची नहीं करनी होगी, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मोबाइल टैरिफ को ज्यादा पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ट्राई अगले 30 दिनों के अंदर नई गाइडलाइंस जारी करेगा। इसमें मोबाइल टैरिफ को पारदर्शी बनाने के साथ ही प्रेडेटरी टैरिफ और इंटरकनेक्ट रेगुलेशन को लेकर भी गाइडलाइंस होंगी। नई गाइडलाइंस से उपभोक्ताओं को टैरिफ का आकलन करके सही ऑपरेटर चुनने में मदद मिलेगी। दरअसल रिलायंस जियो की एंट्री के बाद टेलीकॉम कंपनियों से डिफरेंशियल प्राइसिंग की शिकायतें मिल रही थीं। आरोप लग रहे हैं कि टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को रोकने के लिए डिफरेंशियल प्राइसिंग का सहारा ले रही हैं, यानी अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग टैरिफ ऑफर कर रही हैं। ऐसे में ग्राहक को पता ही नहीं चलता कि वो कौन सा टैरिफ प्लान चुने। और एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक बहुत ही जरूरी खबर, WannaCry नाम के रैंसमवेयर का खतरा अभी टला भी नहीं था कि अब जूडी नाम का मॉलवेयर सामने आ चुका है। जूडी दरअसल एक किस्म का ऑटो क्लिकिंग एडवेयर है जो आपके फोन में गूगल प्ले के सभी सेफ्टी फीचर्स को चकमा देते हुए चुपके से घर कर लेता है और धीरे धीरे आपके फोन से वेबसाइट्स पर क्लिक्स बढ़ाकर अपने डेवलपर्स की कमाई कराता है। सिक्योरिटी फर्म चेक पॉइंट के मुताबिक जूडी का खतरा लगभग 3.5 करोड़ एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर मंडरा रहा है। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद 41 ऐप्स में जूडी नाम का एक मॉलवेयर है, जिसे इन ऐप्स को डेवलप करने वाली कोरियन कंपनी किनीविनी ने बनाया है। हालांकि अभी जूडी आपके डेटा की चोरी नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से इस ऐप ने गूगल के सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा दिया है, ये एक बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। और दवाएं खरीदने के लिए आज पूरा देश परेशान है। दरअसल ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ आज देश भर में दवा दुकानदार हड़ताल पर हैं। दवा दुकानदारों का आरोप है कि दवाओं के ऑनलाइन बिक्री ने उनका कारोबार चौपट कर दिया है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट का दावा है कि आज की हड़ताल में पूरे देश में 9 लाख दवा दुकानदारों ने दुकानों पर ताले लटका रखे हैं।
दवा दुकानदारों का आरोप है कि दवाओं के ऑनलाइन बिक्री ने उनका कारोबार चौपट कर दिया है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट का दावा है कि आज की हड़ताल में पूरे देश में 9 लाख दवा दुकानदारों ने दुकानों पर ताले लटका रखे हैं। दवा दुकानदारों का कहना है कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री से लोगों की सेहत को भी खतरा है। इस खतरे से आगाह करने के लिए भी यह हड़ताल की गई है। आज हमारी पूरे भारतवर्ष में मेडिकल की स्ट्राइक है और इसके 2 मेन रीजन है, एक ऑनलाइन और एक भारत सरकार का ई पोर्टल कानून। 2 कानून आ रहे जो हमारे व्यवसाय के लिए घातक है या समाज के लिए भी कहीं हद तक घातक हो सकते हैं। लाखों दवा दुकानों के बंद होने का असर भी दिखाई दिया। लोग दवा के लिए भटकते देखे गए। केमिस्ट संगठन का कहना है कि रिटेल कारोबार को खत्म करने की कोशिश हो रही है। AIOCD का तर्क है कि जब देश में कानून ही नहीं है तो दवाएं इंटरनेट पर कैसे बिक रही हैं। दवा विक्रेताओं का कहना है कि ऑनलाइन बिक्री से गलत दवा की बिक्री के भी खतरे हैं। दवा विक्रेता हर दिन बेची गई दवा की जानकारी पोर्टल पर देने को तैयार नहीं है। दवाएं बिना पर्चे के भी ली जा सकती हैं और असली नकली दवा की पहचान मुश्किल हो गई है। शेयर मार्केट की बात करते हैं, जो कि सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। भारतीय बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई थी और पूरे कारोबारी सत्र में बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बाजार में खरीदारी बढ़ी और बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद हुआ। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। सेंसेक्स 50 अंक, निफ्टी 20 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं फार्मा, बैंक, सीमेंट, रियल्टी, तेल, गैस, मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी थी। टेलीकॉम, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कैपिटल गुड शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। ओवर हीटिंग था वो मेरे ख्याल कम हो रहा है और ये एक लाजमी बात भी है क्योंकि बहुत ज्यादा मिड कैप्स बढ़ चुके थे। मुझे ऐसे लगता है कि 94, 50, 95 पे ही आपको सपोर्ट मिल जाएगा ऑन द डाउन साइड, और ऑन द अप साइड अब थोड़ा टाइम लगेगा, बट इस सीरीज में मेरे ख्याल हमें 97 भी एक बार देखने को जरूर मिलेगा। तो लार्ज कैप्स को आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। मिड कैप में मुझे लगता है कि अभी भी पेन बाकी है। वित्त सचिव हसमुख अधिया ने एक बार फिर से कहा है कि जीएसटी 1 जुलाई से लागू होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं और देरी की कोई संभावना नहीं। इसके पहले पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा था कि जीएसटी की तैयारी पूरी नहीं है और रूल्स भी तैयार नहीं है। ऐसे में 1 जुलाई से जीएसटी लागू नहीं हो सकता। चलिए कुछ नतीजों की बात करें तो चौथी तिमाही में महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कंपनी का कंसो मुनाफा 34% बढ़कर 874 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 653 करोड़ रुपए था। जनवरी से मार्च तिमाही में कंपनी का नेट बिक्री में करीब 3.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली और साथ ही कंपनी का बिटा 4% से ज्यादा गिरकर 1237 करोड़ रुपए रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन गोयंका का कहना है कि जीएसटी से ऑटो कीमतों पर ज्यादा असर नहीं होगा। पवन गोयंका ने कहा कि अक्टूबर में नए सेफ्टी नॉर्म्स लागू होंगे, उससे गाड़ियों की कीमत 10 से 15 हजार रुपए तक बढ़ सकती है। उनसे खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता मनोज धारा ने। आज हमारे साथ है डॉक्टर पवन गोयंका फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग फॉरवर्ड FY18 में यू हैव सेड दैट द टारगेट इज फॉर द डबल डिजिट ग्रोथ एज वेल। यहाँ से लेकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का भी आउटलुक आप कैसा देखते हैं, एंड स्पेशली एट द टाइम व्हेन जीएसटी इज अभी ये रोल आउट हो जाएगा, तो इस सारे सिचुएशन को आप कैसा एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ FY18 सर? देखिए FY17 में जो पैसेंजर व्हीकल की ग्रोथ हुई थी वो अच्छी ग्रोथ रही है कंपेयर टू व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 5-6 ईयर्स। हमारी उम्मीद है कि जो 9% ग्रोथ हुई थी पिछले साल, उसी तरह की ग्रोथ हम इस साल भी देखेंगे। इस साल सबसे बड़ा जो मेन जो चेंज आ रहा है वो जीएसटी में आ रहा है। जिस तरह से जीएसटी की रेट अनाउंस की गई हैं उसमें प्राइसेस में कोई खास ज्यादा difference नहीं आएगा before GST and after GST. Therefore, it will not be disruption of any kind from the customer's viewpoint. हालांकि GST को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें काफी काम करना पड़ेगा इन द बैक एंड। जो हमारे जो ये IT सिस्टम्स हैं, जो हमारे डिफरेंट वेज ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग है, जो टैक्स देने का तरीका है, वापस लेने का तरीका, सब में चेंजेस आएंगे। बट दैट्स बिहाइंड द सीन। जहां तक कस्टमर का सवाल है वो 30 जून तक एक्साइज एंड वैट पे कर रहे थे, 1 जुलाई से जीएसटी पे करेंगे एंड अमाउंट विल बी अबाउट द सेम। फ्यूचर इन FY18 और यहाँ पे लेकर आपको क्या लगता है कि कितना चैलेंजिंग रहेगा, स्पेशली एट द टाइम व्हेन जीएसटी जैसे आपने बताया कि रोल आउट होगा और काफी कुछ चेंजेस भी एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर भी, इन टर्म्स ऑफ जो कंज्यूमर आपकी जो गाड़ी खरीदता है या फिर डीलर्स, वो कैसा रहेगा, एंड स्पेशली एट द टाइम व्हेन BS6 को कैसा ये सारा एनवायरमेंट को आप एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल? श्योर।
FY18 में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं, जो कि अभी BS4 नॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं सभी गाड़ियों में 1 अप्रैल से, तो अभी सब कन्वर्ट हो चुके हैं BS4 में। अभी अक्टूबर से जो नए सेफ्टी नॉर्म आने वाले हैं, क्रैश नॉर्म आने वाले हैं, तो सभी गाड़ियों में एयर बैग और शायद ABS ब्रेकिंग भी आ जाएंगी, तो उससे कुछ प्राइस बढ़ेगा गाड़ियों का। तो जो इंक्रीज होगा प्राइस में, पहले BS4 से हुआ कुछ 10,000, 15,000, 20,000 रुपये, अभी कुछ सेफ्टी नॉर्म से होगा 15,000, 20,000 रुपये। लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है कि गाड़ियों की कीमत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, इसलिए जो इंक्रीज हो रहा है प्राइस दैट शुड बी इजीली अब्सॉर्ब्ड। सरकार एयर इंडिया को सुधारने और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें एयर इंडिया का विनिवेश भी शामिल है। सिविल एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि सभी का मानना है कि एयर इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए। इसके लिए सरकार सभी विकल्प देखने के लिए तैयार है। एयर इंडिया को सुधारने के लिए नीति आयोग से भी सुझाव मिले हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है। हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली के एक बयान के बाद एयर इंडिया को बेचे जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। जेटली ने कहा कि सरकार एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेच सकती है। साथ ही जेटली ने कहा कि सरकार एयर इंडिया से बाहर निकलने की योजना बना रही है। आपको बताएं, एयर इंडिया पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। क्या कहा है जयंत सिन्हा ने इस पूरे मामले पर, सुनिए। बहुत इस बारे में बात हो रही है कि उसके डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार शायद आगे कदम बढ़ाए। क्या जवाब आपकी तरफ से कि एविएशन मंत्रालय का क्या कहना है? हम लोग ये कह रहे हैं कि एयर इंडिया के सुधार के लिए, एयर इंडिया को और दुरुस्त बनाने के लिए, एयर इंडिया को और कम्पिटिटिव बनाने के लिए जो भी हमें विकल्प करने हो वो हम करने को तैयार हैं। उन सब का अध्ययन हो रहा है और देखिए आगे आगे क्या होता है। जी बिजनेस के साथ आपने जो एक्सक्लूसिव बातचीत करी थी, इंटरव्यू दिया था अभी हाल ही में, उसमें आपने स्पष्ट कहा था कि इस तरीके के डिसइन्वेस्टमेंट की कोई योजना नहीं है, लेकिन उसके टर्न अराउंड के लिए ज़रूर कई कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अब खुद जब वित्त मंत्री कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ का बोझ है और मात्र 14% मार्केट शेयर है, तो हम इस बोझ को क्यों आगे लेकर जाएं? क्या कहेंगे? नहीं, सरकार से चाहे मैं हूं या माननीय मंत्री जी हैं, हम लोगों ने हरदम यही कहा है कि एयर इंडिया के सुधार के लिए, एयर इंडिया के कम्पिटिटिवनेस के लिए जो भी कुछ करना हो उसको करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और जैसे आज भी हम लोगों ने कहा कि जो भी विकल्प को हम लोगों को देखना हो वो हम देखने को तैयार हैं। और इसलिए आज के समय नीति आयोग से भी हम लोगों को कई सुझाव मिले, इन सब का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये विकल्प भी एक वन ऑफ द ऑप्शन बना रहेगा? सब ऑप्शंस जो हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। बतौर मंत्री आप दर्शकों को कैसे बताना चाहेंगे कि जो टर्न अराउंड की आप लगातार बात कर रहे हैं कि सुधार की दिशा में हम आगे जा रहे हैं एयर इंडिया को लेकर, क्या वो कदम होंगे कि आपको लगता है कि रिवाइव होगा उस तरीके से? हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए एयर इंडिया जो है वो एक नेशनल एसेट है और हम सब की जिम्मेवारी यही, हमारा दायित्व ये बनता है कि हम इस नेशनल एसेट को किस तरीके से दुरुस्त बनाएं, किस तरीके से कम्पिटिटिव बनाएं। इसके लिए हमें जो भी कुछ करना हो उसको हम करने को तैयार हैं। अब इसमें आप जो ओनरशिप की बात जो करते रहते हैं वो भी एक फैक्टर है, पर इसमें और भी बड़े फैक्टर्स हैं। फैक्टर ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके से और दुरुस्त हो, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे की जाए, आपका जो गवर्नेंस और मैनेजमेंट है उसे हम कैसे दुरुस्त करें, आपका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसको हम कैसे बेहतर करें। इन सब को हम लोगों को देखकर, इन सब को समझकर हमें एक इस तरीके से एक प्लान निकालना है, उसको रचना है जिसमें कि हम एयर इंडिया को बहुत ही बढ़िया बना सकें। साथ ही जयंत सिन्हा ने कहा कि सरकार एयर इंडिया के मामले में जांच एजेंसियों का सहयोग कर रही है। दरअसल सीबीआई ने एयर इंडिया के 111 एयरक्राफ्ट खरीद मामले में केस रजिस्टर किया है। जयंत सिन्हा के मुताबिक विमानों की खरीद पिछली सरकार के समय हुई थी, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी जांच एजेंसियों का सहयोग करना है। आपको बताएं, एयर इंडिया ने 70,000 करोड़ रुपए में 111 एयरक्राफ्ट खरीदे थे। यह खरीद यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुई थी। सीबीआई ने आईपीसी की धाराओं 120B, 420 और पीसी एक्ट के तहत एयर इंडिया के अधिकारियों और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हम लोग पूरा सहयोग देंगे। जो भी हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको जो जो आंकड़ों की ज़रूरत हो, जो जो फाइलों की ज़रूरत हो, वो हम लोग बिल्कुल देने को तैयार हैं। जिन बातों की आप जिक्र कर रहे हैं वो इतिहास की बातें हैं, हम लोगों के आने के पहले की बातें हैं। हमारा इस समय जो काम है और जो हमारी जिम्मेवारी है वो यह है कि हम लोग पूरी तरीके से सहयोग दें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, और जहाँ भी उनको जो फैक्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, जहाँ भी उन्हें ले जाते हैं वो अपने आप वो उसका नतीजा तय
करेंगे और ये तय करेंगे कि किस प्रकार से उसे न्यायालय पहुंचाया जाए। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर और 111 विमानों की खरीदारी के फैसले को पूर्व एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल ने सरकार का सामूहिक फैसला बताया है। प्रफुल्ल पटेल का यह बयान इस मामले में सीबीआई की ओर से शुरू की गई जांच के बाद आया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने ऐसे ही जांच 2013 में की थी, जब यूपीए की सरकार थी। पटेल ने कहा कि विमानों की खरीद को मंजूरी पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली ईजीओएम ने दी थी, जबकि मर्जर को मंजूरी प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाली ईजीओएम ने दी थी और दोनों फैसलों पर कैबिनेट ने मुहर भी लगाई थी। आगे बढ़ते हैं। अब जीएसटी रेट के ऐलान के बाद कुछ सेक्टर खुश हैं तो कुछ सेक्टर्स की परेशानी बढ़ गई है। जीएसटी रेट को लेकर खुद को मुश्किल में पा रहे सेक्टर्स के प्रतिनिधि वित्त मंत्रालय से राहत की गुहार लगा रहे हैं। फ्लाई ऐश से ईंटें बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स जीएसटी को लेकर नाखुश हैं। 12 से 28% के प्रस्तावित जीएसटी रेट से इस सेक्टर के कारोबारियों को भारी नुकसान का खतरा सताने लगा है। जीएसटी दरों से कई सेक्टर खुश नहीं हैं और वो वित्त मंत्रालय से राहत की गुहार लगा रहे हैं। ऐसा ही एक सेक्टर है ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यानी ईंट निर्माण सेक्टर। दरअसल थर्मल बेस्ड पावर प्लांट से निकलने वाली राख यानी फ्लाई ऐश से बनने वाली ईंटों पर 12 से 28% जीएसटी दर तय की गई है, जबकि चिमनियों और भट्ठों में बनने वाली लाल ईंटों पर 5% जीएसटी लगेगा। फ्लाई ऐश से ब्रिक्स बनाने वाले कारोबारियों का कहना है कि वो इको फ्रेंडली तरीके से ईंट का निर्माण करते हैं, तो फिर उनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? इस पूरे प्रावधान के अंदर लाल ईंटों को 5% के अंदर रखा गया है, तो इनडायरेक्टली हम लाल ईंटों को प्रमोट कर रहे हैं। 7% का इनडायरेक्ट टैरिफ एडवांटेज हो रहा है। तो 7% हमारा प्रोडक्ट एक तरफ तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स में महंगा हुआ और दूसरी तरफ 28% में जाने से तो ये प्रोडक्ट मार्केट से आप समझिए बाहर ही हो गया है। फ्लाई ऐश से ब्रिक दो तरीके से बनती हैं। जहां जिप्सम और लाइमस्टोन आसानी से उपलब्ध है, 80% फ्लाई ऐश मिलाकर ईंट बनाई जाती है। ऐसी ब्रिक पर 12% जीएसटी तय किया गया है, लेकिन जहां यह मौजूद नहीं है वहां 90% फ्लाई ऐश में 10% सीमेंट मिलाकर ईंट बनाई जाती है। ऐसे ब्रिक्स पर 28% जीएसटी लगेगा। जिप्सम और लाइमस्टोन पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि सीमेंट पर 28%। पर्यावरण के लिए बेहद नुकसान पहुंचाने वाले फ्लाई ऐश को सरकार ने 0% की कैटेगरी में रखा है। ऐसे में फाइनल प्रोडक्ट पर कारोबारियों को जिप्सम, लाइमस्टोन और सीमेंट पर चुकाया गया जीएसटी इनपुट क्रेडिट के जरिए मिल जाएगा, लेकिन जिन ब्रिक्स को बनाने में 90% तक फ्लाई ऐश का इस्तेमाल होता है, उन पर सीधे 28% तक जीएसटी लगेगा। ऐसे में फ्लाई ऐश ब्रिक्स की कीमत बढ़ जाएगी। ये इनडायरेक्टली बहुत बड़ा बोझ है कि हम जो रॉ मटेरियल इनपुट लेंगे उसमें और जो आउटपुट टैक्स हमें देना होगा उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है और हमारा प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाएगा बाजार। देश में अभी करीब 400 कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हैं, जहां से निकलने वाले फ्लाई ऐश का निपटान करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने भी पावर प्लांट के 300 किलोमीटर के इलाके में किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए फ्लाई ऐश बेस्ड इको फ्रेंडली ब्रिक्स के इस्तेमाल का नियम बना रखा है। ऐसे में देश में फिलहाल 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली करीब 20,000 इको फ्रेंडली तकनीक पर आधारित छोटे कारोबारी जीएसटी दर को घटाने की मांग कर रहे हैं। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। झमाझम बारिश के साथ ही मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। मानसून समय से 2 दिन पहले ही केरल पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 दिनों तक बारिश की रफ्तार तेज रहने की संभावना है। 8-9 जून को मानसून महाराष्ट्र पहुंच सकता है। मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबर, समय से 2 दिन पहले पहुंचा मानसून। केरल में मानसून ने दस्तक दी। अब की बार झमाझम बारिश। मानसून अब की बार तय समय से 2 दिन पहले ही केरल पहुंच गया है, यानी अब की बार भद्रा के झमाझम बरसने के पूरे आसार हैं। दरअसल केरल पहुंचते ही देश में मानसून सीजन की आधिकारिक शुरुआत हो गई। आमतौर पर 1 जून को केरल में मानसूनी बारिश होती है। केरल के अलावा उत्तर पूर्व में भी जोरदार मानसूनी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 15 दिनों तक मानसून की रफ्तार काफी अच्छी रहने वाली है। 8-9 जून के बीच मानसून महाराष्ट्र में भी दस्तक देगा। मौसम विभाग ने इस साल देश में सामान्य बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल 100% बारिश की संभावना है। जाहिर है मानसून का आगाज बेहतर हुआ है तो इसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होगा। अच्छे मानसून से खरीफ फसलें जैसे धान, मक्का, दलहन, गन्ने की बुआई बढ़ने की जहां उम्मीद बढ़ गई है, वहीं अच्छी बारिश से जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां बारिश होने से फसल अच्छी हो सकेगी। यानी कृषि उत्पादन अच्छा होने से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, महंगाई की मार भी कम होगी।
यही नहीं, मानसून के 4 महीनों में झमाझम बारिश से नदियों जलाशयों का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे बिजली उत्पादन की क्षमता अच्छी रहेगी। अच्छे मानसून से काफी हद तक पानी की समस्या का समाधान होता है, यानी अच्छी बारिश मतलब फायदा ही फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक लेते हैं, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।